हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हर कोई लड़ेगा, वो दावा तो करेगा ही, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। क्या कोई अगर जरूरत पड़ती है कोई बीजेपी को समर्थन देने की या कांग्रेस को समर्थन देने की तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जाएगी उसके साथ? हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, हमें समर्थन कोई देगा तो हम देखेंगे कि इसका समर्थन लेने से लाभ है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का क्या देखते हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो तीसरी बार का वो जो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार, हाँ, वो दावा तो हर लड़ने वाला करेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ओपी चौटाला जी हैं और न्यूज 18 से विशेष बातचीत कर रहे थे और उन्होंने दावा किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार अब की बार हरियाणा में बनेगी। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चौटाला। इसके छक्के मैंने ही छुड़ा के रखे हैं। मैं विधायक दल का नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सारे मैंने ही उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद जब मेरी सरकार बन गई मैंने नहीं मांगा। अगर किसी को याद हो, बिल्कुल मैंने कहा था मुझे जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्का मारूंगा, और मैंने छक्के मारे। मैंने काम किया अपने हल्के में भी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदान शुरू हो चुका है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2 घंटे का वोटर्स टर्नआउट भी सामने आ चुका है। 10% के आसपास लोगों ने यहां पर अभी अपना वोट कास्ट किया है। वोटर टर्नआउट की अगर बात करें तो सबसे कम पंचकुला में 4% इन 2 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस बीच कई दिग्गजों ने अलग अलग अंदाज में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है, साथ ही साथ अपनी जीत के दावे भी उन्होंने ठोके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिग्गज, सुन लेते हैं। अब किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो पूछो जी। राहुल गांधी के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या लगता है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत तो जुड़ा है, क्या पार्टी नहीं जोड़ पाए हैं? जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में, कांग्रेस का सफाया रहेगा। राहुल गांधी जो है आज तक भी मैच्योर नहीं हुआ। उसका एक बयान पढ़ा मैंने, उसने कहा कि रीजनल पार्टियों को हम खत्म करेंगे। उससे पूछने वाला हो, तेरा इंडिया गठबंधन क्या है? तेरी जो 100 सीटें आई है उसकी बात, वो किसके दम पे आई है? कांग्रेस के दम पे नहीं है। वो जो रीजनल पार्टियां थी उनकी सपोर्ट की वजह से आई। सरकार बनाने के लिए अगर बीजेपी की सहायता लेनी पड़े तो क्या आप लेंगे? आपको देखेंगे, पूछेंगे बीच में। चलो, अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं और मतदान कर दिया है। मतदान करने के बाद एक बार बातचीत करेंगे। अभय सिंह जी, कि मतदान कर दिया है और मतदान करने के बाद अब कैसी स्थिति देख रहे हैं आप, क्योंकि पूरे हरियाणा भर में घूम करके आपने प्रचार प्रसार किया है। हम सरकार बढ़ाने जा रहे हैं। आप 8 तारीख का इंतजार करो। 8 को इस वक्त हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगातार दावे भी उनकी तरफ से भी? कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस का दिवाला पिटा हुआ है। कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जिस पार्टी का संगठन ना हो, जिसमें डिसिप्लिन ना हो, वो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? संभव है। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है। कुमारी शैलजा अभी कह रही है कि मेरा भी दावा बनता है। मैं रणदीप सुरजेवाला, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो एक देखा नहीं था, नाटक आता था, तो सपने लेना सबका अधिकार है, ले कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि अब की बार चौधर सिरसा के अंदर आएगी, तो क्या कहना? सिरसा की चौधर की बात नहीं करते हैं। चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सम्मान रूप से विकास किया था। चौटाला साहब ने भी सम्मान विकास करवाया। ये चौधर के नारे देख करके हुड्डा जैसे लोग राजनीति करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई हरियाणा हमारा है। चौधरी देवीलाल ने बनाया था हरियाणा, ना हुड्डा ने बनाया ना किसी और ने बनाया। चौधरी देवीलाल के प्रयास से बना और जो चौधरी देवीलाल ने किया वो हम करेंगे। एलनाबाद की आपकी सीट के ऊपर कोई मुकाबला मानते हैं, क्योंकि लगातार एलनाबाद की जनता आपको जिताती आई है, तो आपकी बार क्या लगता है?
अब की बार भी जिताएगी। मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो तो मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला हैं और जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उधानी, न्यूज़ 18, चौटाला। का है कि इस बार एलनाबाद सीट से वो यहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। सीधा सीधा मुकाबला इस सीट पर विशाल कांग्रेस और एनएलओ के बीच देखा जा रहा है। जाट वोटर यहां पर एक निर्णायक भूमिका में है और साथ ही साथ शहरी वोटर भी निर्णायक भूमिका में यहां पर माने जाते हैं। हालांकि एक तरफा मुकाबला कहा जा रहा है जो अभय चौटाला ने कहा, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल यहां से अभय चौटाला को देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो वहीं झज्जर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंची थी। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कहा कि मेरा पहला मतदान है। मुझे लगता है कि इस देश के युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट कास्ट करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे और कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य चौटाला अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले भगवान के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। मैंने अपने कैथल वासियों के लिए, कैथल परिवार वालों के लिए एक बेहतर भविष्य मांगा है, विकास और तरक्की मांगी है। मैं चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से जो हमारा शहर रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पाया, उसको हम बदल के एक बार फिर से विकास के रास्ते पे डाल पाए और हमारे शहर में एक बार फिर से सुरक्षा हो, सुंदरता हो, काम हो। आज के दिन इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं, लोग सोचते हैं हमारा भविष्य रहा नहीं कैथल में। मैं ये बदलना चाहता हूं और मैं जानता हूं भगवान की कृपा से हम कर पाएंगे। बिल्कुल, तो थानेसर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे और वहां की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा की ये तस्वीरें हैं जो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। तो इसी तरह से तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और थानेसर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीसरी बार बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है और थानेसर से चुनावी मैदान में है। थानेसर विधानसभा के सभी मैं अपने परिवार के मेरे जो साथी हैं और थानेसर को मैं अपना परिवार मानता हूं और लगातार मेरे ऊपर बड़ा अच्छा परिवार का आशीर्वाद है और इस परिवार के लिए मैं कहूँगा नाते मैं इस लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वोट का मतदान जो करें और वोट का मतदान करेंगे तभी ये उनका एक पर्व अच्छी तरह से मनाया जाएगा। और मेरी जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने वोट का मतदान अवश्य करें और धन्यवाद। बिल्कुल, तो काफी दिग्गज नेताओं में शुमार हैं सुभाष सुधा। अपने काम के दम पर जनता के बीच जाते रहे और अब अपने लिए वोट की अपील करते रहे। तीसरी बार बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है, इन पर उम्मीद जताई है बीजेपी ने। थानेसर से ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वही आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण यादव पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सेक्टर 4 के बूथ पर मतदान करने पहुंचे। तो ये देखिए, बाइक से पहुंचे ये, यानी कि कोई घोड़े पर पहुंचा तो कोई बाइक पर पहुंचा। सबके अपने अपने अंदाज, सबके अपने अपने अलग रंग ढंग। तो देखिए आप तस्वीर में आपने देखा, बाद में ये खुद अकेले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। रेवाड़ी से बीजेपी के उम्मीदवार है लक्ष्मण यादव, पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सेक्टर 4 के बूथ पर मतदान करने पहुंचे। शायद इसके जरिए से भी वो कुछ ना कुछ
कनेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, और अगर रेवाड़ी की जंग की बात की जाए तो बेहद दिलचस्प है और विधानसभा का मुकाबला यहाँ पर काफी कठिन है। यहाँ पर लालू के दामाद चिरंजीव के खिलाफ लक्ष्मण यादव चुनावी मैदान में है और बड़ा दिलचस्प है रेवाड़ी का मुकाबला भी। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं मीडिया का जमावड़ा, जाहिर है कोई बड़ा नेता। जी हां, मैं आपको बता दूं भूपेंद्र हुड्डा यहां पर है। भूपेंद्र हुड्डा है और देखिए किस तरह से वहां उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा काफी चर्चित चेहरा चुनाव का, लगातार चुनावी कैंपेन में अपना ये स्लोगन, अपना ये दावा करते रहे कि भाजपा आ रही है, बल्कि वो ये कहते रहे कि भाजपा तो अब जा रही है। लोग सवाल पूछते थे, इनका कहना था जी नहीं, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन खैर ये दावे और वादे कब तक? आज दिन है आवाम के फैसलों का। आप कुछ भी कहें, बीजेपी के लोग कुछ कहें, कांग्रेस के लोग कुछ कहें, ये देखिए तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जैस्मिन, बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से सांसद और इससे पहले मीडिया से बात भी कर रहे थे विशाल। उस वक्त भी जिस नारे का आपने जिक्र किया उसी नारे को दोहराते नजर आए कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, जिस तरह से हवा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन आज जनता जिस तरह से मतदान कर रही है, जनता का दिन है, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे यहाँ पर ठोक रही है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मतदान करने के लिए, साथ ही साथ जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं हुड्डा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और एक अच्छी खासी पैंठ रखते हैं। हरियाणा की राजनीति में अपनी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी। तो ये इनका पैतृक गांव है सांधी। पैतृक गांव सांधी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और न सिर्फ वो बल्कि पूरा परिवार उनके साथ है। परिवार सहित बूथ नंबर 13 पर पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ उनके बेटे भी हैं दीपेंद्र हुड्डा। वोटिंग करेंगे और ये देखिए वहां पर भीड़ भाड़ है थोड़ी। मुझे लगता है कि सुरक्षा को लेकर कुछ वहां पर कुछ बातचीत हो रही है, चूंकि जाहिर है कि बूथ पर पहुंचने का या वहां जाने का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, वहां पर आप बहुत ज्यादा भीड़ के साथ नहीं जा सकते। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मां आशा हुड्डा भी मतदान करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा भी साथ। तो ये पैतृक गांव है हुड्डा परिवार का। रोहतक से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव सांधी। बिल्कुल, तो जिस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, गढ़ा सांपला किलोई, वहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माने जा रही है विशाल। और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इस तरह का है, उस कद के नेता हैं, जिस तरह से पकड़ अपनी हरियाणा की राजनीति में रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की जनता उनके कामकाज से भली भांति वाकिफ है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पद के कहीं ना कहीं दावेदार भी माने जाते हैं, हालांकि दावेदार बहुत हैं, हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि केंद्र से भी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से जैस्मिन हमने देखा था कि कांग्रेस में ये आरोप लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, उस आरोप को किस तरह से कोशिश हुई थी राहुल गांधी ने जब मंच पर एक साथ आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर एक साथ पिलाया था, दिखाया था, उसका एक मैसेज अपना हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यही है कि आज वोटिंग का दिन है। आवाम जो जनता है वो किस तरह के संदेश ले रही है, वो किस तरह का मन बना रही है। लगातार जो जनता है वो वोट डाल रही है, वोटर्स अपने वोट डाल रहे हैं। आज जनता तो वोट डालने के लिए पहुंच ही रही है, लेकिन तमाम दिग्गज जिस तरह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उनकी सीट्स पर किस तरह के समीकरण है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की, तो बीजेपी की तरफ से, अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक नैरेटिव भी सेट किया जाता है कि बाप और बेटे में ही होड़ मची हुई है, बाप और बेटे की जोड़ी से इन्हें पुकारा जाता है और इनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव इस तरह से सेट करने की बात आती है। इससे पहले जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा प्रचार करने आए थे तो खुले मंच से उन्होंने कहा था कि एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि मेरा नंबर है मुख्यमंत्री बनने का, तो भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं। उस तरह से उन्होंने तंज कसा था, ये शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव जरूर सेट किया जाता है और भूपेंद्र हुड्डा भी कई बार इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा आप अगली जनरेशन को पास ऑन करेंगे क्या गद्दी, तो वो कहते हैं कि मैं टायर्ड जरूर हो सकता हूं लेकिन रिटायर्ड नहीं हूं। ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं दावा, यानी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो अभी भी ठोक ही रहे हैं। इच्छा तो है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है विशाल।
बिल्कुल, ये उनकी दावेदारी है और ये हर पार्टी, आपने देखा होगा कोई ऐसा नेता आज सुबह से नहीं मिला हमें जो किसी पार्टी का नेता उसने दावा ना किया हो कि जी हमारी जीत होने वाली है या सत्ता की चाबी हमारे पास आने वाली है। ये नेचर है, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि हर बार उनके दावे और उनके वादों पर कितना जनता प्रभावित होती है, उसका आज दिन है जब जनता आज वोट डाल रही है और वोटिंग करके, और ऐसा नहीं है जनता वोट डाल रही है और ये खुद जो उम्मीदवार भी हैं या जो दावेदार भी वो भी अपना वोट डाल रहे हैं। और इसलिए हम ये बता रहे हैं कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं हुड्डा परिवार, पूरा परिवार पहुंचा है। ये खबर आपको दे रहे हैं, ये पैतृक गांव है सांधी, और सांधी जो गांव है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं, और साथ ही साथ ये जो बूथ नंबर है जास्मिन 13 नंबर बूथ का है, बूथ नंबर 13, जिसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मां आशा हुड्डा भी मतदान करने के लिए पहुंची है। दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी जो श्वेता हुड्डा है वो भी पहुंची है, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वोट वो डाल चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा। शायद अब कुछ देर में वो बाहर आएंगे तो जाहिर है मीडिया से फिर वो बातचीत करेंगे, और एक बार फिर आप देखिएगा उस बातचीत में शायद यही दावा होगा जो आप बता रही थी कि किस तरह से दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, तो वो खुद किस तरह से आज अपना दावा पेश करते हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा इस बार जीत का सिक्सर लगा पाएंगे या फिर मंजू हुड्डा कहीं ना कहीं उनका खेल बिगाड़ेंगी, क्योंकि मंजू हुड्डा एक युवा चेहरा बीजेपी की तरफ से मैदान में है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से उनकी साख है हरियाणा की राजनीति में, जिस तरह से उनका कद है हरियाणा की राजनीति में, वो हरियाणा के एक एक क्षेत्र को बखूबी जानते हैं, एक एक वोटर के दिल में किस तरह से घुसना है उसे बखूबी जानते हैं। लेकिन राजनीतिक मैदान में जब आप होते हैं, जब आप एक जंग में होते हैं, रण में होते हैं, तो आप अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंक सकते विशाल। और शायद क्योंकि राजनीति जितने साल राजनीति में हो गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनका तजुर्बा अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और इस बार आपने उम्र की बात की, तजुर्बे की बात की, तो तजुर्बा और उम्र भी यही बताता है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जरूर एहसास होगा कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये शायद उनके अपने राजनीतिक करियर का एक बहुत अंतिम तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत अहम पड़ाव जरूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट करके बाहर निकल आए, सुनना है क्या कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है उनके साथ। मतदान हो रहा है, ये एक संकेत है कि भाजपा जारी बस बाहर निकले ही और मीडिया वालों ने घेर लिया है। हालांकि मुझे लगता है कि वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। बीजेपी की हार विधानसभा में हो गई साफ। ये सब कुछ जनता के हाथ में है जास्मिन, कोई पता नहीं 8 तारीख को इनके हाथ में क्या कुछ हो। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनके बयान मायने रखते हैं विशाल, खासतौर पर मतदान के दिन जब अपना वोट कास्ट करने के बाद ये बाहर आते हैं, अपनी जीत का दावा के अलावा क्या कुछ कहते हैं इसको सुनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। और आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं हर उस पोलिंग स्टेशन के बाहर। इससे पहले अभय चौटाला को हमने सुना तो उसके बाहर भी इस तरह की भीड़ थी जी। और अब जब यहाँ पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए, वोट उन्होंने हालांकि कास्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा था कि जैसा ही वो बूथ से अभी ठीक से बाहर आ भी नहीं पाए थे, मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया है। हालांकि चूंकि एक वहां पर भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसके भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप कितनी दूरी पर या कितनी दूरी से पहले या उसके बाद आप जो है मीडिया से बातचीत कर सकते हैं या कोई तरह का बयान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा वो चाह रहे हैं कि थोड़ा दूर हट जाएं, लेकिन थोड़ी उन्हें परेशानी हो रही है। आप देख सकती है कितने ज्यादा वहां पर भीड़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा है और कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो वोटिंग का अमल आज जारी है।
इसी बीच तमाम बड़े चेहरे भी वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम की तमाम 90 सीटों पर, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और पूरी 90 सीटों पर एक ही चरण में आज ही चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवाम अपना फैसला दर्ज कर रही है ईवीएम में और यही फैसला ये सुरक्षित हो जाएगा। 8 अक्टूबर को ये नतीजा सामने आएगा। भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, तो जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है पोलिंग स्टेशन के बाहर, उन्हें हर कोई सुनना चाह रहा था कि अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या कहते हैं, लेकिन शायद बात नहीं कर रहे हैं। कोशिशें अभी भी जारी हैं। विशाल, और उत्सुकता होती है कि क्या कहेंगे वोट डालने के बाद। हालांकि जीत का दावा ही करेंगे पहला, और उसके बाद क्या कुछ बातें कहेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, वो अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं जैस्मिन। मुझे लग रहा है शायद वो कुछ बोलेंगे जरूर। हालांकि मीडिया वालों को थोड़ी वहां पर परेशानी होगी क्योंकि ज्यादा संख्या में है वहां। अगर बाहर कहीं पर होते तो शायद बेहतर ढंग से सब लोग उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर पाते। बिल्कुल, थोड़ी नीचे थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी सी आगे ले लो, चलो हम आगे ले लो, चलो। यहाँ सुनने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन लगता नहीं विशाल जिस तरह की होड़ यहाँ पर मची हुई है। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कहेंगे मीडिया से, कोशिश जरूर की जा रही है कि कुछ तो कह दें, कोई तो एक ऐसी बात हो जो कह दे, जो सुर्खियों में आ जाए। हर कोई ये कोशिश कर रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट होने दो उसकी। एक सवाल और उसका एक सवाल। किलोई से उम्मीदवार हैं मंजू हुड्डा, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कांटे की टक्कर सीधी यहां पर देखी जा रही है, तो कोशिश की जा रही है भूपेंद्र हुड्डा को सुनने की। लेकिन इस बीच बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जितेंद्र राठी ने पुलिस को एक गाड़ी पकड़वाई है। एक संदिग्ध गाड़ी मिली है यहाँ पर, लाइसेंसी हथियार मालिक से पूछताछ की जा रही है। बूथ के अंदर ये संदिग्ध गाड़ी मिली है, हथियार रखने की परमिशन होने की सूचना मिल रही है। तो बहादुरगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर, बहादुरगढ़ से खबर ये आ रही है कि एक संदिग्ध गाड़ी की जानकारी मिली। जितेंद्र राठी ने पुलिस को ये गाड़ी पकड़वाई है, यानी पुलिस को बताया इस गाड़ी के बारे में। लाइसेंसी हथियार मालिक से पूछताछ हो रही है। इस बारे में हथियार रखने की परमिशन होने की आ रही सूचना, यानी सूचना इस तरह की है कि हथियार रखने की परमिशन मिली हुई थी। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अभी इस बारे में तहकीकात चल रही है। बूथ के 200 मीटर के आसपास गाड़ी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बूथ से करीब ये गाड़ी पकड़वाई है राठी ने, और उनका यह दावा है कि इसमें एक हथियार था, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लाइसेंसी है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अभी पुलिस इस बारे में जानकारी ले रही है। जितेंद्र राठी ने पुलिस को पकड़वाई है गाड़ी, और प्रदीप हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? केंद्र के पास ही, जिसके अंदर से एक हथियार भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस पूछताछ करने के लिए जो जिसकी गाड़ी है उसे अपने साथ लेकर आई है, और जांच में ये फिलहाल सामने आया है कि हथियार रखने की परमिशन जो जिस व्यक्ति को पुलिस लेकर आई है उसने पहले ही ले रखी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उसने परमिशन ली थी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये परमिशन ली थी। हालांकि शीला नफे सिंह राठी जो इनेलो बसपा गठबंधन की उम्मीदवार है, उनके बेटे जितेंद्र राठी मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया था कि ये गाड़ी जो है इसके अंदर हथियार मिला है, और ये गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट भी एक रखी हुई है बाहर। जबकि जो गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसे संदिग्ध गाड़ी बताकर सदर थाने के अंदर लाया गया है। हालांकि हमारी जो एसीपी मयंक मिश्रा, उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वाहन चालक है जिसकी गाड़ी है उसने इसके अंदर लाइसेंसी हथियार था, और हथियार रखने की परमिशन उन्होंने दी थी। अभी भी गाड़ी के जो मालिक हैं वो थाने के अंदर ही बैठे हुए हैं। सदर थाना है, ये सदर थाने के अंदर ही उन्हें लाया गया है, उन्हें बैठाया गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है, देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी है वो राउंड लगा रहे हैं, अभी थाने में नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो हो सकता है कि पूछताछ में कुछ नई बातें सामने आए। लेकिन बिल्कुल प्रदीप, बड़ी बात यह है जी, प्रदीप नफे सिंह राठी के बेटे हैं जितेंद्र राठी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना रसूख रखते हैं, कहीं ना कहीं अपने रसूख का दम दिखाने के लिए इस तरह की हरकत उन्होंने की हो, क्योंकि इतनी सुरक्षा चाक चौबंद होती है। गाड़ी पोलिंग बूथ के 100-200 मीटर तक आना सवाल ही पैदा नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह गाड़ी इतने नजदीक आ जाना, सवालों के घेरे में है सुरक्षा व्यवस्था भी।
जी बिल्कुल, जो पोलिंग बूथ था उसके पास में ही ये गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी को संदिग्ध बताकर ही जो नफे सिंह राठी के बेटे हैं, शीला नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने इस गाड़ी को पकड़वाया है और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी है। पुलिस जो गाड़ी है और गाड़ी के मालिक है, दोनों को ही थाने लेकर आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है उनसे हमारी फोन पर बातचीत हुई है मयंक मिश्रा से। उनका कहना है कि हथियार रखने की परमिशन इसे मिली हुई थी क्योंकि इस पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो ऐसे में जिन लोगों को जान का खतरा था उन्हें हथियार रखने की परमिशन दी गई थी, लेकिन जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कोई नई बात सामने आए। प्रदीप, एक सवाल है, गाड़ी का जो नंबर है, जो गाड़ी अभी आप दिखा रहे थे कैमरा पर्सन के जरिए आपने दिखाई थी वो गाड़ी, उस गाड़ी का नंबर क्या बता रहे हैं? गाड़ी कहां की है वो? जी बिल्कुल, जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी नंबर प्लेट है, नई ये गाड़ी है और हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही ये नंबर लेने के लिए अप्लाई किया गया हो। वो नंबर प्लेट भी इसके अंदर ही जो वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर दिखाई दे रही है। गुड़गांव नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि जो रहने वाले हैं वो सोलदा गांव के और उस बूथ के पास से ही इस गाड़ी को पुलिस यहाँ पर लेकर आई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ में देखा होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पुलिस अधिकारी फिलहाल जो है थाने के अंदर बैठे हुए हैं और पूछताछ जारी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो यहाँ पर पुलिस के वर्जन का इंतजार करते हैं, पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पुलिस का कहना है वो देखना सुनना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विशाल, इस तरह की कुछ खबरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कोशिश ये की जाती है कि पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो, मतदान हो, उस पर इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो देखिए, ये वीडियो वायरल जो सामने आया है जिसमें हथियार रखने की बात एक संदिग्ध गाड़ी में सामने आई है। नफे सिंह राठी के बेटे हैं जितेंद्र राठी और इस बार इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है मैदान में। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हालांकि पुलिस के पास ये गाड़ी पहुंच चुकी है, पुलिस थाने में ये गाड़ी पहुंच चुकी है, जांच इसको लेकर की जा रही है। पुलिस छानबीन कर रही है कि ये संदिग्ध गाड़ी जो बताई जा रही है आखिर किसके नाम पर है। हालांकि लाइसेंसी हथियार इसमें बताए जा रहे हैं। विशाल, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं, जासमीन बताइए, उन्होंने ये गाड़ी पकड़वाई, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है या गड़बड़ फैलाने की आशंका हो सकती है या किसी तरह से जो फ्री एंड फेयर चुनाव हो उसको प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, और इसीलिए जो जितेंद्र राठी उन्होंने पुलिस की गाड़ी पकड़वाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस गाड़ी के मालिक को थाने में लेकर गई है, उससे पूछताछ कर रही है। ये पता करना होगा कि क्या मंशा थी गाड़ी की, और जो नंबर प्लेट के बारे में बात आ रही है कि वो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, तो ये किस मंशा के साथ यहाँ गाड़ी आई थी, इसका क्या उद्देश्य था, ये देखना अहम होगा। पुलिस अपना वर्जन क्या देती है, जाहिर है जैसा आपने कहा हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और लगातार खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हरियाणा में। 12% के आसपास, अभी 2-2.5 घंटे का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है और लगातार हर एक खबर आपको बताएंगे किस तरह से दिग्गजों ने मतदान किया, क्या कुछ मतदान करने के बाद कहा, आम जनता का क्या कुछ कहना है। हर छोटी बड़ी खबर, हर छोटी बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। रिपोर्टर कोई कुछ है ही नहीं, जुड़ ही नहीं रहा, पता नहीं।
अनिल विज पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले नोल से कोई अम्बाला से कोई सोनीपत से कोई करनाल से हर कोने से आए हम सब लोग कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे, कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे। ये सब आवाज बड़ी जबरदस्त है आपकी और गायकी भी आप लगातार करते रहे हैं। क्यों 10 साल पार्टी ने सबसे सीनियर होने के नाते आपको सीएम नहीं बनाया? अब आप कह रहे हैं कि आप 8 तारीख का इंतजार करिए, मैं अगर पार्टी ने चाहा तो फिर अब आपको सीएम निवास में मिलूंगा। नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, कभी चाहा नहीं। मैं पहले भी सीनियर मोस्ट था और 2009 से 2014 तक आप सबने तो देखा, आप विधानसभा कवर करते हैं कि कांग्रेस के छक्के मैंने ही छुड़ा के रखे। मैं विधायक दल का नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सारे मैंने ही उठाए थे। लेकिन उसके बावजूद जब मेरी सरकार बन गई, मैंने नहीं मांगा। अगर किसी को याद हो, मैंने कहा था मुझे जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्का मारूंगा, और मैंने छक्के मारे। मैंने काम किया, अपने हलके में भी किया, सारे प्रदेश में भी किया।